हेलो बच्चों, कैसे हो आप? बढ़िया। तो आज मैं दूसरा एपिसोड लेकर आई हूँ इसी चैप्टर का, और उसमें हम प्रश्नोत्तर हल करेंगे। ठीक है, प्रश्नोत्तर का वीडियो लेकर आई हूँ इसी चैप्टर का। और हमने कल पढ़ा था सांवले सपनों की याद, जिसके लेखक हैं जाबिर हुसैन, है ना। और इसमें सालिम अली एक पक्षी प्रेमी हैं, बल्कि कहेगी कि वैज्ञानिक है, पक्षी वैज्ञानिक हैं, और जिन्होंने किस तरह से सर्च की। उनकी मृत्यु जून 1987 में हुई थी, और उसी समय, उसी मृत्यु वाले दिन ही उन्होंने, लेखक ने डायरी शैली में संस्मरण लिखने का विचार तय कर लिया था। तो कल हमने चैप्टर तो हमने डिटेल में पढ़ लिया था, है ना। तो आज हम इसके प्रश्नोत्तर देखेंगे, हल करेंगे, जो कि पुस्तक पर लिखे हुए हैं, पुस्तक में दिए हुए हैं। उसी के आधार पर हम प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो आप अपने पास कॉपी पेंसिल वगैरह लेकर बैठ जाओ, या फिर वीडियो में से ही सॉल्व कर लेना, देखते रहना। तो अगर पेंसिल कॉपी लेके बैठ जाओ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो चलो शुरू करते हैं अपनी क्लास अरुणा कालिया के साथ। आज हम ले रहे हैं प्रश्नों के उत्तर। प्रश्न जो बुक में दिए हुए हैं उसी के आधारित है। पुस्तक में पहला प्रश्न दिया हुआ है, किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया ना। जब मैं पाठ पढ़ा रही थी तब भी मैंने आपको बताया था कि ये फॉल ऑफ द स्पैरो जो आत्मकथा लिखी थी सालिम अली ने, तो उसमें भी ये बताया गया है कि एक बार उनकी एयर गन से एक स्पैरो को गोली लग गई थी, एक गौरैया को गोली लग गई थी, जिसके कारण जो सालिम अली बहुत दुखी हुए थे और उन्होंने उसको बचाने की भरसक कोशिश की थी। अपने सांसों के साथ उसे जीवित करने की कोशिश की, अपने शरीर की गर्मी देकर उन्हें जीवित करने की कोशिश की थी। तो ये इसका उत्तर इस तरह से होगा कि किस घटना ने सालिम अली की दिशा को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया। इसका उत्तर हम इस तरह से देंगे कि सालिम अली के बचपन की एक घटना ने उन्हें, उनके जीवन की दिशा को ही बदल दिया था। और बचपन में उनकी एयर गन से एक नीलकंठ की एक गौरैया, नीले रंग की एक गौरैया घायल होकर गिर पड़ी थी, और इसके कारण वे पक्षी प्रेमी बन गए थे। ठीक है, एक शॉर्टकट में ये आंसर हो गया। उसका बाद दूसरा प्रश्न आता है, सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के सामने पर्यावरण से संबंधित किन संभावित खतरों का चित्र खींचा होगा कि जिससे उनकी आंखें नम हो गई थी, है ना। ये प्रश्न है। तो इसके बारे में भी मैंने आपको ये 10वें पॉइंट में बताया था कि केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तान की गर्म हवाओं से बचाने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी से मिले थे कौन? सालिम अली। तो इसका उत्तर किस तरह से लिखेंगे हम? सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के सामने पर्यावरण संतुलन बिगड़ने का अत्यंत भयावह चित्र खींचा होगा और बताया होगा कि रेगिस्तान की गर्म हवाओं के झोंकों से साइलेंट वैली की सारी वनस्पति अर्थात पेड़ पौधे झुलस गए हैं, वहाँ की हरियाली समाप्त हो जाती है, वातावरण गर्म हो जाता है, जिसके कारण जीव जंतु भी प्रभावित होते हैं, और वहाँ की गर्मी से पक्षी वगैरह भी निर्जीव हो जाते हैं, मरने लग जाते हैं। तो इन सारी घटनाओं को सुनकर पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की आंखें नम हो गई होंगी, है ना। इसको शॉर्टकट में भी लिख सकते हो, 2-3 पॉइंट्स लेकर लिख सकते हो कि सालिम अली पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के सामने जब गए, उन्होंने पर्यावरण का भयावह चित्र उपस्थित किया, जिन्हें देखकर जिसके कारण जीव जंतु प्रभावित हो रहे थे, जिसके कारण प्रधानमंत्री भावुक हो गए और उनकी आंखें नम हो गई। इस तरह से शॉर्ट में भी लिख सकते हो, या 2-3 पॉइंट्स दे सकते हो कि पर्यावरण का चित्र खींचा जो कि बहुत भयानक था,
रेगिस्तान में गर्मी बहुत अधिक होती है, जिसके कारण वहाँ का की वनस्पति या पेड़ पौधे झुलसने की बात बताई होगी, और वहाँ के जो हरियाली समाप्त हो रही है। इन सब बातों को देखकर, जानकर, समझकर पूर्व प्रधानमंत्री की आंखें नम हो गई होंगी, है ना। इसके बाद तीसरा प्रश्न आता है, लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया के बारे में ढेर सारी बातें जानती है। गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है। ये मैंने आपको यहाँ पर भी बताया था कि ये उनकी पत्नी, लॉरेंस की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी फ्रीडा ने पत्रकारों को बताया कि लॉरेंस को फ्रीडा से अधिक छत पर रहने वाली गौरैया जानती है ना। तो इसमें लिखा है कि क्यों ऐसा कहा होगा, तो इसका उत्तर यही है कि हमने बताया भी था कि लॉरेंस का जीवन अधिकतर पंछियों के साथ ही बीतता था, और उनके छत पर एक गौरैया बैठती थी, तो वो उनसे अधिकतर बातें करते थे, और इसीलिए फ्रीडा ने कहा होगा कि मुझसे अधिक, फ्रीडा से भी अधिक वो छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में जानती होगी, क्योंकि वो एक दूसरे के स्वभाव से परिचित थे। ठीक है। चौथा प्रश्न है, हाँ, फोर्थ प्रश्न है, आशय स्पष्ट कीजिए। वो लॉरेंस की तरह का प्रश्न में दिया हुआ है, वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। ये प्रश्न भी मैंने यहाँ पे समझाया था कि नैसर्गिक का मतलब, नैसर्गिक व्यक्ति वाले थे दोनों पक्षी प्रेमी लॉरेंस और सालिम अली। तो यहाँ प्रश्न दिया हुआ है कि वे लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। इसका क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य यही है कि वो यानी कि सालिम अली भी लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे, यानी कि लॉरेंस भी वास्तविक जिंदगी जीते थे, दिखावे से दूर रहते थे, और सालिम अली भी दिखावे की जिंदगी से बहुत दूर रहते थे। वो भी नैसर्गिक जिंदगी ही जीते थे, दिखावे से कहीं दूर, सीधा सादा और सरल जीवन जीते थे लॉरेंस और सालिम अली, है ना। तो ये आंसर समझ में आ गया। नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे, यानी कि सालिम अली भी नैसर्गिक जिंदगी जीते थे, यानी वास्तविक जिंदगी जीते थे, दिखावे से कहीं दूर थे, और लॉरेंस भी दिखावे की जिंदगी से कहीं दूर थे, नैसर्गिक जिंदगी जीते थे, यानी सीधा सादा सरल जीवन जीते थे दोनों ही। ठीक है। अब इसका खा भाग है, वो कह रहे हैं कि कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। अब यहाँ पर उस बात का जिक्र किया गया है जब कोई पक्षी घायल हो जाता था, तब सालिम अली जो है अपने शरीर की गर्मी देते थे और अपने दिल की धड़कन देकर उसे जीवित करने की कोशिश करते थे, और पक्षी इस तरह से ठीक हो भी जाते थे। तो ये उस समय के लिए बात कही गई है जब सालिम अली की मृत्यु हो गई थी, और लेखक जो है अपने मन में सोच रहे हैं कि काश मैं भी अपने दिल की धड़कन देकर उसे वापस लौटा लाऊं, है ना। तो प्रश्न क्या है, कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। ये उसकी तरफ ही इशारा किया गया है कि जब कोई जीव मर जाता है तो वह दोबारा कैसे गा सकेगा वही गीत जो उड़ान भरते समय या चहकते हुए वो गीत गाता है। तो यहाँ पे सालिम अली की मृत्यु के बाद यदि कोई अपने शरीर की गर्मी और हृदय की धड़कन देकर भी उन्हें प्राणों को लौटाना चाहे तो यह असंभव बात है, लेकिन क्योंकि मृत्यु के पश्चात किसी को भी पुनः जीवित नहीं किया जा सकता, अर्थात सालिम अली को भी पुनः जीवित नहीं किया जा सकता, ऐसा इसमें इस प्रश्न के दौरान दिखाई दे रहा है। मैं एक बार फिर से आपको बता दूं कि इसमें बताया गया कोई अपने जिस्म की हरारत, दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा।
है ना। तो यहाँ पर लेखक ने सालिम अली की मृत्यु की ओर संकेत किया है, क्योंकि वो भी ये चाहते हैं कि जिस तरह से सालिम अली पक्षियों को अपने दिल की धड़कन और अपने शरीर की गर्मी देकर जीवित करने की कोशिश करते थे, लेकिन अगर वो सचमुच कोई पक्षी मर गया है तो वो दोबारा कैसे जीवित हो सकता है। बिल्कुल, ये इस लाइन से ये साबित होता है, ये लाइन सालिम अली की मृत्यु की ओर संकेत करती है कि सालिम अली मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, लेकिन लेखक ये चाहते हैं कि शायद वो अपने शरीर की गर्मी से, अपने दिल की धड़कन से उन्हें जीवित कर दे, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। प्रश्न 5 है, इस पाठ के आधार पर लेखक की भाषा शैली की 4 विशेषताएं बताइए। इनको हम नंबर्स देकर लिख सकते हैं, 4 विशेषताएं। तो पहली विशेषता क्या थी कि सांवले सपनों की याद को जाबिर हुसैन ने डायरी शैली में लिखा। पहली बात तो ये हो गई विशेषता कि डायरी शैली में लिखा है। दूसरा विशेषता ये लिख सकते हैं कि लेखक की भाषा प्रवाहमयी है और उसमें उर्दू, फारसी और अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग किया गया है, और इसके साथ साथ तत्सम और तद्भव शब्दों का भी प्रयोग किया है ना। ये दूसरी विशेषता हो गई। तीसरी आप ये कह सकते हैं कि उनकी भाषा में उर्दू फारसी के शब्दों का प्रयोग होने के बाद ही ये रहने दो, इसको इस तरह से लिखो कि उनकी भाषा में सूक्तिमय वाक्य भी होते थे। सूक्तिमय यानी कि जिसको आप स्लोगन बोलते हैं, या एक लाइन में एक मुहावरे, एक लोकोक्ति टाइप होता है ना, स्लोगन टाइप। तो जैसे सूक्तिमय वाक्य भी प्रयुक्त हुए थे, जैसे प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। या दूसरा इस तरह से है, नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। ये एक सूक्ति टाइप होता है, इसको हम डिटेल में जाए तो बहुत अच्छा लिख सकते हैं। तो जिसमें कम से कम शब्दों में बहुत गहरा अर्थ छिपा होता है उसे सूक्ति बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे इसकी इसकी विशेषता क्या थी कि उनकी भाषा में सूक्तिमय वाक्य भी मिलते हैं। उनकी भाषा में सूक्तिमय वाक्य भी मिलते हैं, ये तीसरी हो गई। और चौथा इनकी विशेषता यह रही है कि ये मुहावरों का भी प्रयोग करते थे। मुहावरे जैसे कि आखिरी पलायन या मौत की खामोश वादी, ये मुहावरे हैं। और मौत की गोद में बसना या सोता फूटना, इस तरह के मुहावरों का भी प्रयोग किया है। ये भी उनकी भाषा शैली का एक प्रारूप है, एक विशेषता है। तो इस तरह से 4 विशेषताओं को 1 2 3 4 इन 4 पॉइंट्स के रूप में आप पेश कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, इस पाठ में लेखक ने सालिम अली के व्यक्तित्व का जो चित्र खींचा है उसे अपने शब्दों में लिखिए। अब ये जैसे ये 10 पॉइंट्स दिए हुए हैं ना, यही एक तरह से उनके व्यक्तित्व का चित्र है। आप इसको सरल भाषाओं में, सरल एक अनुच्छेद के रूप में आप लिख सकते हैं कि सालिम अली दुबले पतले शरीर वाले थे। वे लगभग 99 वर्ष तक जीवित रहे। वे स्वभाव से घुमक्कड़ थे। शायद लंबी यात्राओं के कारण, थकान के कारण उनका शरीर कमज़ोर हो गया था। वे कैंसर से पीड़ित भी थे और ये जानलेवा बीमारी ही शायद उनकी मौत का कारण बनी। और परंतु उनकी आंखों की रोशनी बनी रही थी, जिसके कारण वो वर्ल्ड वाचर यानी कि पक्षियों की खोज में लगे रहते थे। और बचपन में उनके जीवन की दिशा को बदल दिया था एक घटना ने, जो कि गौरैया को उनके एयर गन से गोली लग गई थी, और जिसके कारण वो पक्षियों का दर्द समझने लगे और पक्षी प्रेमी बन गए थे। इस तरह से एक छोटा सा पैराग्राफ 4-5 लाइन का अनुच्छेद लिख सकते हैं सालिम अली का व्यक्तित्व बताने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गए प्रश्न 6। प्रश्न और भी हैं इसमें, तो देख लेते हैं थोड़ा सा और। 1-2 प्रश्न और हैं शायद।
सांवला, हाँ, 7वां प्रश्न है सांवले सपनों की याद शीर्षक की सार्थकता। मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि सांवले सपनों की याद शीर्षक क्यों बनाया था। एक तो यही कि वो डायरी वृत्तांत है इस लेख में, कि डायरी में से हमने उन चीज़ों को लिया जो चीज़ें, जो यादें, जो याद बनकर जहन में उभर रही थी और धुंधली हो गई थी। तो धुंधला यानी सांवलापन आ गया था, यानी धुंधला हो गया था। शायद इसीलिए उन्होंने सपने, सांवले सपनों की याद, ये शीर्षक दिया होगा। या एक वो भी कारण था कि जब वो वृंदावन गए तो वहाँ पे कृष्ण बांसुरी बजाते हैं, ऐसा उनको प्रतीत होता था कि सब तरफ बांसुरी की आवाज़ आ रही है, या सच में अभी भी वहाँ पे यमुना के किनारे कृष्ण बैठे हैं और ग्वालों के साथ खेल रहे हैं। तो ये सारी चित्र जब उनके दिमाग में, जहन में ये घूमने लगा कि शायद अभी भी कृष्ण वहाँ पर हैं, अभी भी वहाँ की धरती को छू रहे हैं, छूते होंगे, उनको उनकी कल्पना में था। तो इसलिए शायद उन्होंने सांवले सपनों की याद नाम शीर्षक दिया होगा। और यही दो बातें हैं, आप इसको लिख सकते हैं कि इस शीर्षक के पीछे क्या घटना थी। ठीक है, तो इस तरह से ये सारे प्रश्न हमारे हो गए। और अगर आपके मन में अभी भी कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर पूछें। और अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो बेल आइकन पर ज़रूर जाएं, सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर कर दिया करो। लाइक करके साथ में अपने मित्रों को भी वीडियो शेयर करो ताकि वो भी इनका लाभ उठा सके। तो ये चैप्टर आज कंप्लीट हो गया, अगली बार मैं नया चैप्टर लेकर आऊँगी। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय।